हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आपके जो कृषि संबंधित है भारतीय कृषि, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता और प्रमुख क्रांति, फसल से उत्पादक जो क्रांति है उससे संबंधित जो अहम मुद्दे हैं, अहम चीज है, उसी को एक नजर यहाँ पर देखने वाले हैं कि भारतीय कृषि की पॉइंट पॉइंट विशेषता जो परीक्षा उपयोगी है और जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये भी आज देखेंगे कि कौन सा फसल हमारे देश में होता है और फसल के क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पर है, इसको भी हम लोग देखने की यहाँ पर इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे देश की जीविकोपार्जन का सबसे बड़ा साधन ही नहीं, अभी देश की अर्थव्यवस्था की क्या है, रीढ़ है। ये तो हमको अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही लगी है। कृषि जिस दिन फेल होता है तो सारे उद्योग धंधे खत्म हो जाते हैं। देश के उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्र की सफलता कृषि की सफलता पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जिस साल कृषि अच्छी होती है तो व्यापार भी अच्छा होता है। कृषक जब बेचेगा और कृषक से पैसा जो आएगा उसी के आधार पर तो वो क्रय करता है ना, तो क्रय करता है उस दिन बाजार, शेयर मार्केट उछाल मारता है। और जहां पर कृषि व्यवस्था, भारत में कृषि व्यवस्था में मान लो सूखा पड़ गया, ये फसल बर्बाद हो गई, तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि उसका असर दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो भारतीय कृषि को जो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो भारत जो है कृषि राज्य, पहला तो चीज है कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची और कृषि को राज्य सूची का विषय बनाया गया ताकि राज्य इस पर कानून बना सके। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रक होते हैं, अब जाते हैं। प्रथम क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें जो खनन और कृषि को शामिल किया गया। दूसरे क्षेत्रक में हम लोग उद्योग और विपणन को शामिल करते हैं और तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं। ये आप अर्थशास्त्र में तुमने पढ़ा होगा। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त है। भारत की कृषि में 54, कम से कम 54%, कहीं 53, कहीं 54, मात्र करीब 53 से 54% अगर बात किया जाए, आज 53 से 54% लोग कृषि से रोजगार पा रहे हैं। आज रोजगार मिलते हैं और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। ये भी है कि हमारे यहाँ पर बोलते हैं मानसून का जुआ, कृषि को क्या बोला जाता है? मानसून का जुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषक केवल और केवल किस पर? भगवान भरोसे होते हैं। मतलब यहाँ पर परसेंट जो है 55% लोग बरसात के पानी पर ही कृषि उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही सिंचित क्षेत्र 33% के आसपास छत्तीसगढ़ में है, तो बाकी 77% क्या हुआ? 77% तो बोला जाए तो भगवान भरोसे ही निर्भर करते हैं या मानसून पर ही निर्भर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत 1950 से 51, देखो जीडीपी की बात किया जाए, राष्ट्रीय आय की बात किया जाए, तो राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत 1950-51 में कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय 52% के पास था। 51-52% हमेशा योगदान रहा करता था, परंतु औद्योगिक व सेवा क्षेत्र के विकास के फलस्वरूप भारत में यह घट गया। आज सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 के अनुसार 17.8% योगदान कृषि का था, वहीं 2020-21 में बढ़कर 19.9% रहा। अब एक चीज यहाँ पर याद रखना है कि भारत में वर्तमान में, यहाँ पर याद रखना, कृषि विकास दर 2022 के अनुसार कृषि विकास 3.9 रहने का अनुमान है, ऐसा बोला गया। लगभग वास्तव में यही अंत रहता है। जीडीपी में अक्सर हमारे पर 3.9 के आसपास ही रहता है, परसेंट 3.9%, 3.5%, यही वास्तव में कृषि विकास दर हमारे यहाँ पर है और वास्तव में जीडीपी में यही योगदान है। लेकिन अगर यहाँ पर 20-21 में 19% अगर बताया है, इसका कारण है कोरोना। कोरोना के कार्यकाल में हम यहाँ पर देखते हैं कि कोरोना के कार्यकाल में यहाँ पर यह हुआ कि दो उद्योग ऑटोमेटिक बंद थे। सेवा क्षेत्र बिल्कुल बंद था, औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल बंद था। उद्योग बिल्कुल बंद पड़े थे, सेवा क्षेत्र बंद पड़े थे। केवल एक ही भाग है जो आपको दे रहा था, वह है कृषि। तो कृषि से ही उत्पादन बढ़ा। यहाँ पर तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि एक क्षेत्र होने के कारण, केवल एक क्षेत्र से सोर्स से आय हो रही थी, तो हम उसको कह सकते हैं कि इसकी आय बढ़ी 19.9%। लेकिन वास्तव में आज जो है, जो घटकर कृषि का आय लगभग 3% के आसपास रहता है, 3 से 9% जीडीपी में योगदान ये देता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। और ये भी कहा जाता है जिसमें अगर कृषि का योगदान कम है तो मान के चलिए आपका जीडीपी में
औद्योगिक क्षेत्र के योगदान अधिक होगा, और जितना ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों का और सेवा क्षेत्र का योगदान होगा, उतना आप विकसित में आ जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में योगदान अगर हो रहा है, इसका मतलब साफ हो गया कि भाई औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र आपका कमजोर है। इसका मतलब आप तृतीय क्षेत्र, मतलब बोला जाए तो तृतीय विश्व में आप चले जाओगे, पिछड़े हुए कहलाओगे। यहाँ पर ये एक अच्छा संकेत है कि जो कृषि का जीडीपी में कृषि का योगदान कम है। देश के निर्यात में होने वाली आय का 10.23% हिस्सा कृषि क्षेत्र से सीधे आता है। माने आप बोला जाए तो निर्यात में भी क्वेश्चन बन सकता है, कितने परसेंट क्षेत्र? 10.23% हिस्सा जो है कृषि क्षेत्र से सीधे आता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात में 25% वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष बोला जाए तो अगर आप शक्कर उद्योग देख लेते हो, तो अगर शक्कर उद्योग बोला जाए तो किसमें चलता है? शक्कर उद्योग, जब तक गन्ना नहीं होगा तो शक्कर कहां से बनेगा? यहाँ पर जूट उद्योग की बात कर लिया जाए तो जूट उद्योग क्या है? वास्तव में कृषि आधारित उद्योग है। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग होंगे जो कृषि पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से तो 10.23% हिस्सा है निर्यात का, और अप्रत्यक्ष रूप से 25% वस्तुएं कृषि से प्राप्त होती है। इस तरह देश के कुल निर्यात में कृषि योगदान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1/3 हो जाता है, लगभग 33% के आसपास हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2020-21 में कृषि क्षेत्र में कुल निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हुआ था, ऐसा यहाँ पर हमको मिलता है। खेती योग्य जमीन के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। यहाँ पर देखो, जमीन के अगर वैसा बोला जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां नंबर आता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भले 7वां नंबर पर आता है, लेकिन कृषि जमीन के नंबर पर, कृषि योग्य जमीन के नंबर पर भारत दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर पहले नंबर पर कृषि योग्य जमीन अमेरिका के पास है, और दूसरे नंबर, विश्व में दूसरे नंबर पर कृषि योग्य जमीन, जो खेती योग्य जमीन, ये भारत के पास है। भारत में भूमि उपयोग का 92.5%, जिसमें से 58% कुल बोया गया क्षेत्र और 48% शुद्ध बोया गया क्षेत्र यहाँ पर आता है। जोत का आकार, हाँ इतना जरूर है कि भारत में जोत का आकार बहुत कम है, 1.55 हेक्टेयर, मतलब 1.55 हेक्टेयर पर एक मेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जोत का आकार यहाँ पर बहुत कम है, बल्कि इसके तुलना में कनाडा ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, बहुत ज्यादा होता है। भारत में महिलाओं को सर्वाधिक रोजगार कृषि से ही प्राप्त होता है। कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, मधुमक्खी पालन को भी शामिल किया जाता है, आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। आंतरिक मछली पालन भारत विश्व में प्रथम स्थान है। आंतरिक मछली बोला जाए तो जो हमारे यहाँ पर नदियों और तालाबों में जो उत्पादन, और समुद्र को छोड़ दिया जाए तो नदियों और तालाबों में जो उत्पन्न होता है मीठे जल की मछली जो बोला जाता है, उसमें भारत प्रथम स्थान है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशु धन भारत में ही पाए जाते हैं। वर्तमान अगर भारत की बात कर लिया जाए, वर्तमान भारत में विश्व में सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्र है, ये बताया जा चुका है यहाँ पर। और कि वर्तमान भारत में विश्व का सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्र यहाँ पर हमको दिखता है, और भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत उर्वरक जो है खाद्य पदार्थ है, इसका सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश का 1.26 अरब आबादी खाद्य सुरक्षा कृषि पर ही निर्भर है, और भारत कृषि उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। उत्पादन की भी बात कर लिया जाए तो भारत कृषि उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आ जाता है। पहले नंबर पर तो चीन आ जाता है और दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। कृषि क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान अगर हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में भारत अब अग्रणी है कृषि क्षेत्र में, तो भाई दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पर, मीठे पानी की मछली में पहले नंबर पर, तालाब नदी की बात कर रहा हूँ, मसाला में पहले नंबर पर, केला में पहले नंबर पर, नींबू पर पहले नंबर पर, मौसम्बी पहले नंबर, तिलहन और दलहन यहाँ पर भी उत्पादन सब पहले नंबर पर हो रहा, आम पहले नंबर पर, पपीता पहले नंबर पर, प्याज पहला, सब्जी में पहला, नारियल में पहला, केसर में पहला, काजू में पहला, मोटा अनाज में यहाँ प्रथम स्थान है, अदरक में प्रथम स्थान है, कपास उत्पादन में, जूट उत्पादन आदि उत्पादन भारत विश्व को प्रथम स्थान रखता है। फिर से एक बार, भारत दुग्ध उत्पादन सबको मालूम है, मीठे पानी की मछली बोल दिया जाए, मसाला, केला, नींबू, मौसम्बी, दलहन, आम, पपीता, प्याज, सब्जी, नारियल, केसर, काजू, मोटा अनाज, अदरक, कपास, जूट आदि के उत्पादन में भारत के विश्व में प्रथम स्थान पर है।
द्वितीय स्थान पे चावल हमारे यहाँ पर प्रथम स्थान चावल के मामले में ये चीन आ जाता है। तो चावल, गेहूं, रेशम, चाय, गन्ना, आलू, मूंगफली, संतरा, तंबाकू के उत्पादन में भारत जो है दूसरा स्थान रखता है। और तीसरे स्थान है मछली पालन, मतलब दोनों मिला दिया जाए, समुद्री मछली और शुद्ध जल अर्थात मीठे पानी की मछली और खारे पानी की मछली दोनों मिला दिया जाए तो तीसरा स्थान भारत का आता है। तो ये भारत का पोजीशन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा राज्य अग्रणी है। तो यहाँ पर हम अग्रणी हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, ये जो है उत्पादकता के हिसाब से कितना ज्यादा उत्पादक प्रति वर्ग क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तो बहुत चीज में पंजाब आगे हो जाता है। लेकिन उत्पादकता जैसे गेहूं की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश आगे है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में पंजाब आगे है। वो अलग ढंग से याद करना होगा उसको। हमारे पास दिमाग में आएगा कि भाई उपज के मामले सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है, आज उसको देखेंगे। तो चावल की अगर बात कर लिया जाए तो पश्चिम बंगाल अव्वल है। गेहूं की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश अव्वल है। मक्का की बात किया जाए तो महाराष्ट्र अव्वल है। मोटा अनाज में आपका राजस्थान अव्वल है और दाल में महाराष्ट्र अव्वल है। और कुल खाद्यान्न की बात कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश, सब मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे आगे हो जाता है, अव्वल हो जाता है। वहीं पर अगर हम मूंगफली की बात थोड़ा देख लेते हैं, मूंगफली की बात करूं तो गुजरात आगे हो जाता है, सरसों में राजस्थान आ जाता है, सोयाबीन में मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहते हैं। सनफ्लावर में कर्नाटक आगे है, गन्ना में उत्तर प्रदेश, जहां काली मिट्टी वहां गन्ना। कपास में आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र आगे है, ये भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। जूट और मेस्टा में पश्चिम बंगाल आगे है और आलू उत्तर प्रदेश में पहाड़ी आलू बोला जाता है, यहाँ होता है। प्याज में महाराष्ट्र आगे है। चाय में हमारा असम आगे है। जहां तक केसर की बात किया जाता है तो केसर कश्मीर में सबसे ज्यादा होता है केसर। तंबाकू आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अफीम बोला जाए तो अफीम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। अफीम यहाँ पर एक पोस्ता जो होता है, पोस्ता फल होता है, उसी के अंदर यहाँ पर अफीम होता है, इस प्रकार फल जिसको काट के निकाला जाता है और पोस्ता मसाले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कॉफी में कर्नाटक सबसे आगे है। तो ये सब चीज आपको देखना होगा कि कौन सा देश आगे है, कौन सा नहीं। कुछ क्रांतियों को भी अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि कौन सा क्रांति किसके क्षेत्र में आता है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन उद्योग में बहुत चीज आपको याद होगा। मछली नीले पानी नीले जल में पाई जाती है तो नीली क्रांति कहा जाता है। खाकी क्रांति चमड़ा उद्योग को कहा जाता है। भूरी क्रांति बात की तो रासायनिक उर्वरक और आवास विकास भूरी क्रांति के नाम से ग्रे उद्योग, ग्रे रिवोल्यूशन कहा जाता है रासायनिक उर्वरक को और आवास विकास को भी। हरित क्रांति ग्रीन रेगुलेशन है खाद्यान्न उत्पादन को। गुलाबी क्रांति दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। गुलाबी क्रांति मांस उद्योग में भी आता है, यहाँ पर प्याज झींगा उत्पादन या मांस उद्योग में भी आ जाता है गुलाबी क्रांति। श्वेत क्रांति आपको पता है दुग्ध उत्पादन। रजत क्रांति अंडा। पीत क्रांति तिलहन उत्पादन में आ जाता है। कृष्ण क्रांति ब्लैक रेगुलेशन पेट्रोलियम उद्योग को कहा जाता है। वहीं पर स्वर्ण रेशा क्रांति की अगर बात कर लिया जाए तो स्वर्ण रेशा जो होता है दो प्रकार का, जूट पटसन भी होता है, इसको स्वर्ण रेखा क्रांति कहा जाता है। स्वर्ण क्रांति बागवानी यहाँ पर, और मधुमक्खी को भी याद रखना, तो यहाँ पर मधुमक्खी जो शहद उत्पादन और बागवानी भी स्वर्ण क्रांति में आता है। और स्वर्ण रेशा आ जाए तो जूट पटसन हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। तो याद रखना या बागवानी के साथ साथ जो फलों का है इसके अलावा अलावा शहद को भी लिया जाता है। लाल क्रांति आपका मांस, जैसे गुलाबी क्रांति लाल टमाटर उत्पादन विशेष करके लाल क्रांति में आता है। मांस में गुलाबी क्रांति भी मांस को बोला जाता है। गोल क्रांति आलू है और सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास को कहा जाता है। अगर हम लोग कुछ अनुसंधान की बात करते हैं, कृषि संबंधित विभिन्न संस्थानों की अगर बात कर लिया जाए तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान एक कटक, ये उड़ीसा में पड़ेगा, वहां पर केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, क्योंकि तंबाकू आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। तो तंबाकू अगर बात करें तो राजा मुंदरी में पाया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है यहाँ पर। केंद्रीय कपास संस्थान की बात किया जाए तो नागपुर में आ जाएगा महाराष्ट्र।
केंद्रीय जूट एंड संवर्धन रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आ जाएगा बैरकपुर, ये यहाँ पर आ जाएगा। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में, और भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा, तो कालीकट में आपको प्राप्त होगा, या कालीकट में। इस चीज को कंप्लीट करते हुए हम लोग हरित क्रांति को, ग्रीन रेवोल्यूशंस को भी थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हरित क्रांति मतलब तो आप जानते हो कि ऐसी क्रांति जिसमें सारा चीज होता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, रासायनिक बीज हो, मशीनों का यंत्रीकरण हो, सिंचाई हो, सब लेके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, तीव्र उत्पादन करना हरित क्रांति के अंतर्गत आता है। जहां तक हरित क्रांति की बात किया जाए तो ये क्रांति काल जो 1950 से 1960 के दशक के आसपास थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग, ये तो आपको सबको याद होगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्वामीनाथन, हाल ही में आपको बता दूं, मेरे ख्याल से एक सप्ताह भी नहीं हुए इनका निधन हुआ है। एस.एम. स्वामीनाथन, ये एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 15-20 दिन के आसपास हुए, 89 के आसपास शायद तक इनकी उम्र थी। यहाँ पर निधन हुआ है, इसका अभी समाचार पत्र में देखने को मिला। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका उद्देश्य था उच्च उपज वाली किस्म HYV हाइब्रिड बोलते हैं का उपयोग, सिंचाई सुविधाओं को उन्नयन, अधिक प्रभावी उर्वरक का उपयोग करना था। और विशेष करके जो कौन से फसल में हरित क्रांति देखने को मिली, गेहूं और चावल। दो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, किसमें मिलते हैं, गेहूं और चावल में ये हमको देखने को मिलती है। हरित क्रांति के जो पहलू थे सब यही है, आधुनिक तरीके और तकनीकी का उपयोग करना है, अधिक उपज देने वाली किस्म का उपयोग करना है, कृषि क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण करना है, सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना है, कीटनाशकों उर्वरकों का उपयोग करना है, और भूमि जोत में समेकन करना, माने उसको कंबाइन करना जोतों को, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अगर भारत में हरित क्रांति की थोड़ा सा बात कर लिया जाए तो एस स्वामीनाथन, आपने देखा एस स्वामीनाथन बताया गया था, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इसे योजना अवकाश कहते हैं, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि 1966-67, एक चीज याद रखना, 1966-67 इसको प्लान हॉलिडे भी कहा जाता है। इस समय क्या होता है कि इस समय हम लोग क्या कि भारत दो युद्ध से जूझ रहा था। यहाँ पर 1965 के आसपास पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था यहाँ पर, और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत को ये युद्ध झेलना पड़ रहा था यहाँ पर, उसके अलावा सूखा भी पड़ गया था। सूखा और युद्ध, दो युद्ध और सूखा के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी। ऐसी स्थिति में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई, और क्या बनाया गया, प्लान हॉलिडे कहा गया। लेकिन एक वर्षीय योजना चली, 66, 67, 67, 68, ऐसे करके 65, 66, 66, 67 और 67, 66, 67 ऐसे करके 3 योजनाएं चली। इसी को प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में इसकी शुरुआत एस स्वामीनाथन को जाएगा, विश्व में शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग को जाएगा, और प्रेरणा जरूर मिली भारत की इससे, लेकिन एस स्वामीनाथन को जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, लाने के श्रेय। और उस समय खाद्य मंत्री कौन थे, तो कृषि एवं खाद्य मंत्री उसमें बाबू जगजीवन राम थे। तो याद रखना है, कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम को हरित क्रांति के प्रणेता माना जाता है। अगर प्रणेता, इसीलिए प्रणेता कौन है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू जगजीवन राम। अगर हरित क्रांति की जनक पूछे तो एस स्वामीनाथन आएगा भारत में, याद रखना, विश्व की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने एम स्वामीनाथन कमेटी में सिफारिश पर हरित क्रांति के सफलतम संचालन किया था। उस समय प्रधानमंत्री किनका था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। देश के विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक हुई, जहां गेहूं और चावल की पैदावार में तेजी वृद्धि हुई है। 1967-68 तथा 1977-78 बीच देश में हुई हरित क्रांतिकरण भारत के खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। वरना पहले भारत को हर चीज में दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था और दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था खाद्य फसलें को। इसे भारत सरकार और अमेरिका कि फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका सहयोग मिला था, इसे भारत सरकार और अमेरिका की फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, मैक्सिको से गेहूं, फिलीपीन से चावल, रोजो प्रजाति का यहाँ आया गया था और उगाया गया था। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967-68 और 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुना हुई थी। हरित क्रांति का अगर इतिहास को थोड़ा सा देखें तो 8 मार्च 1967 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार एक भाषण में
यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एश गोंड द्वारा किया गया। ये याद रखना, विलियम एश गोंड द्वारा इस हरित क्रांति, कभी भी पूछे हरित क्रांति का भाई प्रयोग, सबसे पहले शब्द का प्रयोग विलियम गोंड ने किया था। हरित क्रांति के जनक तो आपको मालूम है, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जिन्होंने 40 के दशक में मैक्सिको के अनुसंधान करना शुरू किया और गेहूं की नई रोग प्रतिरोधक उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित की थी। 1950 से 60 के दशक में मैक्सिको में हरित क्रांति को सफल होने के कारण इसको प्रौद्योगिकियां दुनिया भर में फैल गई, जिसके कई देशों में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भर हो गए। जैसे 1960 में भारत में अपनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण अकाल के कगार पर था, तब हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने भारत में की। उस समय भारत में चावल की एक नई किस्म R8 को विकसित किया गया, जो सिंचाई और उर्वरकों के साथ उगाए जाने पर प्रति पौधा अधिक अनाज पैदा करता था। यही कारण है कि आज भारत दुनिया के अग्रणी चावल उत्पादों में से एक है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। ये भी हमको याद रखना है कि 1970 के आसपास नॉर्मन बोरलॉग को इसी क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता परीक्षा में कि गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं थे इसमें। गेहूं और चावल, ज्वार, बाजरा, ये हुआ गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित खाद्यान्नों का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, नो डाउट, परंतु अन्य फसलें जैसे मोटे अनाज हुआ, दलहन हुआ, तिलहन हुआ, हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। यहाँ पर मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा ही बस शामिल किया जाएगा, कोदो, कुटकी, ये सब तो बाहर कर दिया गया था। मक्का तो हालांकि मोटे अनाज में ही आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं और चावल में हमको देखने को मिलता है। दलहन, तिलहन तो मिलता ही नहीं, मोटे अनाज भी, अधिकांश मोटे अनाज इसके बाहर थे। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती थी, इसमें कोई ज्यादा हुआ नहीं है। इसके बाद आपको जो आता है हाइब्रिड किस्म का जो कवरेज है, HYVP का सीमित कवरेज, अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम जो था हाइब्रिड वाले HYVP केवल 5 फसलों गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का तक सीमित थी। ये भी हम बताएं, इसका सबसे अधिक प्रभाव पूछता है कहां पर, तो उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और दक्षिण बोला जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है। सदाबहार हरित क्रांति को भी लाया गया था, इसके जनक बस है ये डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जाता है। सदाबहार हरित क्रांति लाने का श्रेय, और ये तो ज्यादा सफलतम तो नहीं रहा, लेकिन बस देख लेना कि कभी सदाबहार हरित क्रांति कौन लाया, तो एस स्वामीनाथन ही लाए थे। सदाबहार क्रांति प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में पारिस्थितिकी सिद्धांतों का एकीकरण पर बल दिया गया था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।